जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। आज सुबह सुबह यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आगाज़ हो गया है ना, यानी उसकी घोषणा हो गई कि 28 जुलाई को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा एक वीडियो तो तब भी बनाऊंगा ही, और तब भी उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यूपी एलटी ग्रेड में टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो हैं 7,466, यानी लगभग लगभग 7,000 से अधिक पद हैं इसके अंदर। जिसमें अगर मैं मेल की बात करूं तो 4,860 पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और 25 यानी 2,525 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फॉर्म की जो डेट है वो 28 जुलाई से शुरू होगी, 28 अगस्त तक होगी। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 21 का है, मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। ये सारी बातें आपने बहुत सारे वीडियोस में सुनी भी होंगी। अब जिन बच्चों का सोशल साइंस है, मैं उनके साथ चर्चा कर लेता हूं कि एसएसटी के अंदर कितने पोस्ट आ सकते हैं, पिछली बार कितने थे, कौन से लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसका पेपर पैटर्न होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, और क्या होगा इसका सिलेबस। इन सारे मुद्दों पे बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कि यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एलटी का मतलब होता है लाइसेंशिएट टीचर। जैसे आप सीटेट पास करते हैं तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिनको हम जीआईसी बोलते हैं, उनमें सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक बनने के लिए, यानी एक शॉर्ट मतलब में समझ लीजिए टीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यानी यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम क्लियर होना चाहिए। उसी को हम शिक्षक भर्ती यूपी एलटी ग्रेड कह रहे हैं, जो लेता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आयोग। जैसे बिहार में बीपीएससी टीआरई होता है, तो बिहार का आयोग लेता है टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम। उसी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी एलटी का एग्जाम लेता है, जो आपको देना है। इसको पास करने के बाद, आसान भाषा में कहें तो यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम पास करने के बाद आप टीजीटी टीचर बन जाते हैं, टीजीटी एसएसटी के मास्टर आप बन जाते हैं। अब इसमें टोटल पोस्ट कितनी आ सकती है, देखिए 28 को तो क्लियर हो ही जाएगा, पर मेरा जो अनुमान है, जो मैंने पहले भी कहा था, 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पोस्ट थे, और 900 से ज़्यादा पोस्ट अकेले थे सोशल साइंस के, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। 2025 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7,466 पोस्ट हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि पदों की संख्या सोशल साइंस में कम से कम 500 पद से 600 पद के बीच में हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है 500 से 600 पोस्ट तो होगी ही, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। तो पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पूरे भारत से यानी बाहरी राज्य का जो बच्चा है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, बाहरी राज्य भी आवेदन कर सकता है। तो बाहरी राज्य के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट स्टूडेंट इसके अंदर अलाउड हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि डोमिसाइल का कोई चक्कर है, बस अदर स्टेट स्टूडेंट को ध्यान क्या रखना होगा, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि ये जो आप एज का क्राइटेरिया देख रहे हैं ये मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 है। अब इसमें जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी या जो भी रिजर्वेशन के अंदर जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो ये जो एज रिलैक्सेशन होगा, ये एज रिलैक्सेशन ये केवल यूपी के बच्चों के लिए है, ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। आउटसाइडर्स जो बच्चे हैं ये सारे के सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, यानी आप अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जो यूपी का स्थायी निवासी है उसके लिए। बाकी कोई भी इसके अंदर फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन लोग जो है इसके अंदर एलिजिबल होंगे, तो देखिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है कि इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, नहीं। आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो, आपका बीएड कंप्लीट हो गया हो। क्या डीएलएड का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है? क्या डीएलएड का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है? नहीं। कौन बच्चा ये फॉर्म भर सकता है? जिसने बीएड किया है। सीटेट नहीं चाहिए, टेट नहीं चाहिए। तो आप ये समझिए आपका सिंपल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म
भर लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? आपने अपने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, कोई भी 2। आप पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़े हैं तब भी पेपर दे सकते हैं, आप ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़े हैं तब भी पेपर दे सकते हैं, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हैं तब भी पेपर दे सकते हैं। तो इन चारों में से कोई भी 2 आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों। अब यहां एक सवाल आता है कि सर कितने साल, कितने साल, देखो कितने साल पढ़ा होना चाहिए, कितने साल पढ़ा होना चाहिए, इसको लेकर पूरा नोटिफिकेशन, जो लास्ट नोटिफिकेशन था, इसको लेकर वो मौन था। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कितने साल होना चाहिए। एनसीटीई की अगर बात करूं तो मिनिमम 2 साल कम से कम पढ़ा होना चाहिए, पर ऐसा सुना गया है या ऐसा हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर 3 साल की बात हो सकती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वेट करिए, यानी 28 जुलाई का वेट करिए, क्योंकि ओल्ड नोटिफिकेशन में कितने साल पढ़ा होना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा। फिर एनसीटीई की गाइडलाइन की बात करें तो कम से कम 2 साल आपका पढ़ा होना चाहिए, पर यूपी के अंदर 3 साल पढ़ा हुआ मानते हैं, तो उसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, उस पर तब देख लेंगे कि कितने साल उन्होंने कहा है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी पुराना नोटिफिकेशन दिखाऊंगा उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी है, तो अभी फिलहाल के लिए हम 2 साल ही मान के चल रहे हैं। ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसे आएगा? पेपर का पैटर्न कैसा आएगा? पेपर का जो पैटर्न है आपको पता है इस बार इसमें बदलाव हुआ है। पहले सिर्फ एक पेपर होता था, इस बार वो प्री और मेंस दोनों पेपर लेने वाले हैं। तो ऐसे में जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव होगा यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जो मेंस है हो सकता है कि वो सब्जेक्टिव हो, उसमें हो सकता है आपसे एक आध ऐसे भी लिखने के लिए बोला जाए, हो सकता है आपसे सिर्फ सब्जेक्ट का रिटन पेपर लिया जाए, जीएस से रिलेटेड कुछ ना पूछा जाए। लेकिन जो प्रीलिम्स है तो 2018 में यानी जो ओल्ड पैटर्न था वो ऐसा था कि 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे, और उसमें से जीएस के 30 सवाल होते थे, और सब्जेक्ट के अंदर लगभग 120 क्वेश्चन आते थे, जिसमें चारों ही सेक्शन यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के 60-60 प्रश्न दे दिए जाते थे। आपको इसमें से कोई 2 विषय चुनना था, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई भी 2 विषय पढ़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है आप वही चूज कर सकते हैं। आप इन चारों में से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। आप हिस्ट्री और पॉलिटी से भी दे सकते हैं, आप ज्योग्राफी पॉलिटी से भी दे सकते हैं, कोई भी 2 विषय जो 60-60 नंबर का सेक्शन होगा वो आप चुन सकते हैं। यानी आपको 30 नंबर का जीएस करना है, और 60 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट और 60 क्वेश्चन का दूसरा सब्जेक्ट। जैसे आप टीआरई में 40-40 देते हैं, वैसे यहाँ पे 60-60 देना है, तो आप कोई भी 2 विषय चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक बार ना एक चीज दिखा देता हूँ, कौन से लोग एलिजिबल हैं। आपको पता है 2024 में थोड़े बदलाव इसमें किए गए थे, और एक नोटिस निकाला गया था 2024 में। उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना सबकी अहर्ता लिखी हुई है। तो इस अहर्ता वाले में यानी इस एलिजिबिलिटी वाले में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान सहायक अध्यापक पुरुष महिला हाई स्कूल 9-10 यानी टीजीटी टीचर के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र निम्नलिखित किन्हीं प्रशिक्षित 2 विषयों के साथ आपने अपना क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। और यहां लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। और फिर लिखा है एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। पहले समकक्ष लिखा होता था, उसको चैलेंज किया गया, वो वाला हटा दिया गया ताकि अब कोई केस वेस का पंगा ना होने पाए। यहां आप देख लीजिए कहीं भी कितने साल पढ़ा होना चाहिए ये बात नहीं लिखी हुई है। ठीक। तो कम से कम अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो मुझे लगता है कि डिटेल नोटिफिकेशन में अलाउ कर देंगे। ठीक है। तो ये इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरी बात पे अगर मैं आऊं
तो यहां पर ये 2018 का ना ओल्ड नोटिफिकेशन है, तो इसमें तो बहुत सारी बातें थी। ये 2018 का ओल्ड नोटिफिकेशन है, पर इसमें काम की बात कहां कहां है, इसमें काम की बात कहां कहां है। देखिए इसमें यहां पर भी आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में लिखा है भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड या समकक्ष, तो यही समकक्ष अब हटा दिया गया है। पर काम की बात देखिए यहां पर है, एक तो यहां पर यह पॉइंट लिखा गया है कि आवेदन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बाकी जो भी महिला अभ्यर्थी इनका जो भी छूट है, जो भी इनको जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो अपने पिता की साइड से आपको क्या बनाना होगा, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, जिससे पता चल सके कि आप यूपी के निवासी हैं। तो एज रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन का जो फायदा है वो अदर स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। बाकी किसी भी स्टेट का आदमी फॉर्म भर सकता है। यहां से ये वाली बात क्या हो गई, क्लियर। दूसरी बात, 2018 का जब नोटिफिकेशन आया था, उस 2018 के नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग थी और उसमें कहा गया था कि हर प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं और एक गलत उत्तर के लिए 0.33 जो है वो नंबर दंड के रूप में काटा जाएगा। हो सकता है कि 28 जुलाई के नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में जिक्र ना हो, या हो सकता है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो, जैसा होगा देखा जाएगा। और उसमें मिनिमम एफिशिएंसी की बात भी थी, तो ये सब हमें डिटेल नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। अब आते हैं मेन बात पे, यानी आपके सिलेबस पे, सिलेबस और पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 2018 वाले नोटिफिकेशन में ये पेपर पैटर्न था। सामान्य अध्ययन 30 नंबर के आते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे यानी एमसीक्यू होते थे। द्वितीय भाग में मुख्य विषय आते थे 120 प्रश्न, 2 घंटे 120 मिनट, पूर्णांक 150। तो 2 घंटे का आपका पेपर है और 150 नंबर का पेपर है। मुझे लगता है कि प्री और मेंस करेंगे तो यही रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चेंज आएगा। मेंस में बस आपसे रिटन पूछ लिया जाएगा, वहां पर आपका जो है वो एमसीक्यू बेस नहीं होगा मेंस। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेंस में सब्जेक्ट के अलावा हो सकता है एसए का भी एक पेपर ले लिया जाए, बाकी तो 28 को पता चल ही जाना है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 4 विषय हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और इतिहास। तो भूगोल तो आपको गौरव सर पढ़ाएंगे तो वो डिटेल इसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इतिहास की अगर बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। इतिहास में आपको डिटेल में चर्चा करनी है इंडियन हिस्ट्री की, यानी एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न, ये तीनों हमें डिटेल में पढ़ना है। आप देखिए प्री हिस्टोरिक कल्चर से चीज़ें शुरू होती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म सब पढ़ना है। मौर्य काल हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, गुप्ता पीरियड पढ़ना है, चोल काल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के बाद चोल काल आ गया, फिर विदेशी आक्रमण, अरेबियन इन्वेजन यानी अरबों का आक्रमण, और उसके साथ तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये लोग, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल वंश, मध्यकालीन संस्कृति, विजयनगर बहमनी, मराठों का उदय, शिवाजी, ये सारी चीजें। और लास्ट में आप देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी 1950 ईस्वी तक, यानी आपको अर्ली ह्यूमन से शुरू करके 1950 तक आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है इसमें, इंडियन हिस्ट्री बहुत झमाझम पूछी जाती है डिटेल में, वो पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस यहाँ पर है। पॉलिटी की अगर बात करूं तो पॉलिटी में यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी आती है, ठीक है। उसके अंदर राज्य की क्या परिभाषा, निर्णायक तत्व क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, राजनीतिक थ्योरी है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी है,
पॉलिटिकल थॉट्स और थिंकर्स हैं, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, और फिर उसके बाद भारतीय शासन में इंडियन थिंकर भी हैं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, ये लोग भी हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सारी बातें हैं, फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत की विदेश नीति। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा मजा हुआ टीचर चाहिए जो एटलीस्ट यूजीसी नेट लेवल तक की तैयारी कराता हो। तो हमारे यहाँ पुनीत सर हैं जो पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। मैं इस बैच में हिस्ट्री को कवर करूँगा, हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। बैच की जानकारी कैसे होगी वो आप देख रहे होंगे, नंबर जो है वो उस पर आ जाएगा। बहुत जल्द ये बैच स्टार्ट हो जाएंगे, आप इनरोल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड में, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्विक रिवीजन में एक बात ये समझ लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बाहरी स्टेट के जो बच्चे हैं वो ये दे सकते हैं। टेट सी टेट नहीं चाहिए इसके अंदर। ग्रेजुएशन में आपने इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। कितने साल पढ़े होने चाहिए इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आपने 2 साल पढ़ा आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं, आपने 3 साल पढ़ा तब तो आप भर ही सकते हैं। अगर 28 जुलाई का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस पर कोई चर्चा होगी तो मैं ज़रूर आपको क्लियर कट उस समय बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।